नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। जहां आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री की। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का हम पढ़ रहे थे विलयन। ये विलयन का पार्ट 3 है, जिसके अंदर पहले 2 भागों में हमने चर्चा करी थी। विलयन क्या होते हैं, विलयन के प्रकार, उसके बाद हमने नॉर्मलता, मोलरता आदि की बात करी। आज अपन बात करेंगे मोलरता की। मोलरता क्या होती है? मोलरता विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। कि कोई भी विलय हो, क्या कोई भी विलायक हो, उसके कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। और इकाई मोल प्रति किलोग्राम विलायक है। इकाई क्या है इसकी? मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का मान ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसका मान किससे द्वारा प्रभावित नहीं होता? ताप द्वारा। मतलब ताप बढ़ाओ घटाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मोलरता विलय के मोल अपॉन विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, या फिर मोलरता का सूत्र क्या है? विलय के मोल अपॉन विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, या विलय के मोल अपॉन विलय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और गुणा किससे हो जाएगा? 1000 से। क्योंकि किसी भी ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 1000 से। तो अपन ने यहाँ पे किससे गुणा कर दिया? 1000 से। ये इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर WB अपॉन MB। m बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। WA क्या है? विलय का द्रव्यमान। WB क्या है? विलय का द्रव्यमान। और MB क्या है? मोलर द्रव्यमान। विशेष मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm यानी पार्ट्स पर मोल, मोल आदि पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। विशेष इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस किस पर ताप का प्रभाव नहीं होता? तो मोलरता पर, द्रव्यमान परसेंट पर, पार्ट्स पर मोल पर व मोल अंश पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। अब किस किस पे होता है? मोलरता, नॉर्मलता, आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, फॉर्मलता आदि ताप द्वारा प्रभावित होती है। इनके मान ताप बढ़ाने पर घटते हैं, ताप बढ़ाने पर घटते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती? ताप के। यानी कि मोलरता, नॉर्मलता, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन परसेंट, फॉर्मलता आदि किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तापमान के। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है। अपन बात करते हैं अगला टॉपिक अपना विलयता। विलयता किसकी? ठोसों की द्रवों में विलयता। सबसे पहला टॉपिक है ठोसों की द्रवों में विलयता। एक निश्चित ताप पर ठोस की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, एक निश्चित ताप पर ठोसों की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, ठोसों की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में घुल सके, जो कि 100 ग्राम विलायक में घुल सके, ठोसों की विलयता कहलाती है। विलयता जैसे क्या होती है? ग्राम प्रति 100 ग्राम। विलयता क्या होती है? ग्राम प्रति 100 ग्राम। ये केवल प्रयोगात्मक, केवल प्रैक्टिकल है। क्या ये केवल प्रैक्टिकल वर्क में उपयोग की जाती है? केवल प्रैक्टिकल वर्क में। आगे अब अपन बात करेंगे तो सैद्धांतिक में क्या होती है? इसकी इकाई सैद्धांतिक में, इकाई सैद्धांतिक, इकाई सैद्धांतिक कौन सी होती है? तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होती है। सैद्धांतिक क्या होती है? मोल प्रति लीटर। जो मोल प्रति 100 ग्राम था वो उसकी प्रयोगात्मक इकाई थी। अब विलयता की अपन पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक इकाई। सैद्धांतिक क्या होती है? सैद्धांतिक परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थों के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई थी। किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थों के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई हो, वह उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। विलयता इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर। ठीक है। वे विलयन जिनमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। हमने पहली क्लास में ये पढ़ा संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। जिसमें विलय में मोलों की अधिकतम मूल्य घुली हो वो संतृप्त विलय, मतलब और अधिक उसी तापमान पर और अधिक विलय को घोला नहीं जा सकता।
ठोसों के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब ठोसों की विलेयता कैसे प्रभावित होती है? किसी न किसी कारण होगी। पहला कारण क्या है? विलेय तथा विलायक की प्रकृति। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। कैसे नहीं घुलता है? जैसे मान लो, जैसे अपने पास नमक है, नमक ग्लूकोज में आराम से आसानी से घुल जाता है, पोटेशियम क्लोराइड है वो भी आसानी से घुल जाता है, परंतु ये इसमें ग्लूकोज में नेपथलीन हो गया, ये इनमें नहीं घुलता है। ठीक है। ताप क्या होता है? दूसरा कारण है प्रभावित करने वाला हुआ है ताप। संतृप्त विलयन में अविलेय ठोस व विलयन के मध्य निम्नांकित साम्य होता है। साम्य अवस्था होती है जिसके अंदर दोनों समान होते हैं। उसके कैसे? अविलेय ठोस में और विलायक में, विलायक कौन सा है? विलय युक्त। ये किसके बराबर होगा? विलयन के बराबर नहीं। ये मिलकर विलयन बनाएगा और विलयन वापस ये बनाएगा। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ये अभिक्रिया ये भी हो सकती है, ये अभिक्रिया ये भी हो सकती है। डेल्टा एच विलयन बराबर होते हैं प्लस माइनस एक्स किलो कैलोरी। ये क्या होती है? एक्स किलो कैलोरी। लास्ट आप ले नियमानुसार यदि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, यदि डेल्टा एच का मान जीरो, डेल्टा एच क्या है? विलयन से मुक्त होने वाली उष्मा है। विलयन से मुक्त होने वाली उष्मा है और ये उसका मान है प्लस माइनस किलो कैलोरी में। हो यानी विलय को विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है, तो ताप में वृद्धि पर ठोस विलय की विलेयता में वृद्धि होगी अर्थात साम्य अग्र दिशा में स्थापित होगा। कैसे? यदि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उष्मा हो रही है, उष्मा हो रही है, तो ताप में वृद्धि पर ठोस विलय की विलेयता में वृद्धि होगी और साम्य अग्र दिशा में स्थापित होगा। अब ये कौन कौन से ठोस होते हैं? NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3, ये सब क्या है? वो विलायक है, वो ठोस है जिनके ताप में वृद्धि पर ठोस विलय की विलेयता में वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा क्या है? यदि डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, यदि डेल्टा एच छोटा है जीरो से, अर्थात विलय को विलय में घोलने पर उष्मा मुक्त होती है और ताप में वृद्धि पर ठोस विलय की विलेयता में कमी होगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Li2SO4 हो गया, इन सब में क्या होगा? यदि अपन इसको ताप में वृद्धि करेंगे तो विलेयता में क्या हो जाएगी? कमी। विलेयता में क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है। अब अगली बात करते हैं विलेयता, ठोसों की गैसों में विलेयता।